अंकिता भंडारी मामले में सियासत तेज। कांग्रेसी नेता हीरा सिंह ने बीजेपी को घेरा और परिजनों को आर्थिक सहायता देने की कही बात। भूमि बचाओ आंदोलन हुए तेज। कलश में 20 गांवों की ली गई मिट्टी और महिलाओं ने आंदोलन किया तेज। रितु खंडोरी की कोटद्वार वासियों से अपील। वैकल्पिक मार्ग का युद्ध स्तर पर बनाने के निर्देश। बारिश होने के पर पुल का न करे इस्तेमाल। नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के सुमन नगर राजपुर में भारी बारिश की वजह से बरसाती नाले से खतरे की जद में आए राजपुर के लोगों के मकानों को निरीक्षण किया है और मंत्री ने मुआयना कर अपर जिलाधिकारी को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए हैं। मंत्री ने स्थानीय लोगों से भी अपील की है कि वे बरसात में सावधानी बरतें। उन्होंने स्थानीय लोगों से कहा है कि किसी भी तरह की समस्या होने पर जिला आपदा प्रबंधन केंद्र को जानकारी दे। इस दौरान मंत्री ने स्थानीय लोगों को सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी रामजी शरण शर्मा समेत सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें, खबर देहरादून से है, जहां सरकार से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि राजपुर के सुमन नगर पहुंचे हैं गणेश जोशी और निरीक्षण किया है और बारिश से हुए नुकसान का निरीक्षण करते हुए ग्रामीणों से बातचीत की है और सरकार से हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया है। चलिए इसी भी शुरू कर लेते हैं देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की तरफ। 7,791 ग्राम पंचायतों का होगा परिसीमन। ग्रामीणों को देखते हुए धामी सरकार ने काम किया है तेज। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा यह प्रस्ताव। आपको बता दें कि परिसीमन आयोग का गठन कर प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा। प्रदेश में पहली बार अपनाई जाएगी परिसीमन की प्रक्रिया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से आपको बता रहे हैं। ग्रामीणों को देखते हुए धामी सरकार ने काम किया है तेज और राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा प्रस्ताव। परिसीमन आयोग का गठन कर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रदेश में पहली बार अपनाई जाएगी परिसीमन प्रक्रिया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से। 7,791 ग्राम पंचायतों का होगा परिसीमन और ग्रामीणों को देखते हुए धामी सरकार ने काम किया है तेज। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर और खानपुर में बाढ़ से हुए किसानों के नुकसान को लेकर लक्सर में किसान संगठनों के तरफ से रैली और प्रदर्शन किए जाने का सिलसिला जारी है। इस क्रम में अब भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव नितिन नीलू के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता ने लक्सर से ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रदर्शन किया है। वहीं लक्सर के बालावली तिराहे हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को ज्ञापन सौंपा गया है और ज्ञापन में किसानों ने मांग की है कि बाढ़ से हुए फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा किसानों को 8,000 प्रति बीघा मुआवजा दिया जाए। साथ ही किसानों का केसीसी कार्ड, ऋण राशि और बिजली के बिल को पूरी तरह से माफ किया जाए। सांसद ने किसानों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को सरकार के सामने रखेंगे और हर संभव मदद कराएंगे। मेरा अनुरोध रहेगा कि हमने स्वयं निकटता से देखा है किसान की फसल बर्बाद हुई है और स्वाभाविक है कि
किसान का तो सब कुछ वही खेती होती है, उसके साथ हम चट्टान की तरह खड़े हैं। उसकी हर समस्या का समाधान करने के लिए हम तैयार हैं और इसलिए किसानों को मेरी अपील होगी कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट और इधर उत्तराखंड की पुष्कर धामी गवर्नमेंट, ये दोनों सरकार उसके साथ चट्टान की तरह खड़ी है। उसके हर समस्या का समाधान करने के लिए मुस्तैदी से वचनबद्ध। किसानों द्वारा जो ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है, माननीय सांसद महोदय हमारे बीच में है, हमारे मांग सुनने के लिए आ रहे हैं। हम सब लोग भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी आज उनके सामने बाढ़ ग्रस्त किसान की, जिले का बाढ़ ग्रस्त किसान है, उसकी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। हम अपने माध्यम इसके ज्ञापन के माध्यम से क्या मांगे, हमारी मांगे हैं, एक तो हमारे जो कृषि ऋण है वो सभी तरीके के माफ हो या उनका 1 साल का ब्याज माफ हो। किसान, व्यापारी, मजदूर का घरेलू जो बिजली बिल है वो साल भर का माफ हो और कम से कम 10,000 रुपये बीघा या प्रति बीघा हमारी किसान को मुआवजा मिले। चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की तरफ, जो कि गुंडा एक्ट में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के खिलाफ मिली थी शिकायत। आपको बता दें कि आए दिन लड़ाई झगड़े की घटनाओं को दे रहे थे ये अंजाम और दोनों को गुंडा एक्ट के तहत की गई है कार्रवाई और दोनों के खिलाफ उचित कार्रवाई करते हुए आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से है, जो कि गुंडा एक्ट में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही आपको बता दें कि दोनों के खिलाफ मिली थी शिकायत और शिकायत मिलने के बाद आए दिन आपको बता दें कि आए दिन लड़ाई झगड़े के विवाद में फंसते हुए नजर आ रहे थे और दोनों को गुंडा एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से है, जो कि गुंडा एक्ट में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आए दिन लड़ाई झगड़े में घटनाओं में इनका नाम सामने आया करता था और दोनों को गुंडा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड के श्रीनगर डैम और पशुलोक बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद हरिद्वार में गंगा का पानी चेतावनी लेकर वही ऊपर खतरे से है। आपको बता दें कि उसका लेवल और उसके बाद गंगा चेतावनी स्तर 293 मीटर से ऊपर बह रही है और गंगा का खतरे का निशान 294 मीटर है और इससे गंगा के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है और एक बार फिर से बढ़ गया है। आपको बता दें कि गंगा में ये इस तरह के सीजन से जलस्तर बढ़ जाता है और फिलहाल हरिद्वार जनपद के निचले इलाके लक्सर, खानपुर और यूपी के इलाकों में सिंचाई विभाग ने अलर्ट कर दिया है और तमाम बाढ़ चौकियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। गंगा के तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी सूचित किया जा रहा है। आज गंगा का जलस्तर बढ़ के फ्लशिंग के कारण 293-40 हो गया है, जिसके सापेक्ष डिस्चार्ज 2,32,000 क्यूसेक है। पानी श्रीनगर और पशुलोक बैराज से छोड़ा गया है। ये पानी नीचे जाएगा और नीचे के इलाकों को प्रशासन द्वारा अलर्ट कर दिया गया है। यहाँ से लक्सर, नजीबाबाद, बिजनौर, गढ़मुक्तेश्वर इन इलाकों को प्रभावित करता हुआ निकलेगा और नीचे सूचना दे दी गई है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश के चलते ऊपर पानी इकट्ठा हो रहा है, जिसको नीचे रिलीज किया जा रहा है। चेतावनी स्तर से ऊपर है। गंगा जी का चेतावनी स्तर 293 है और अभी 293-40 तक है। खबर देहरादून से है, जहां अंकिता भंडारी मामले को लेकर उत्तराखंड में सियासत लगातार जारी है और सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता इस पर अपने अपने स्तर से तर्क दे रहे हैं और एक और जहां सत्ता पक्ष घटना के बाद से ही सख्त कार्रवाई की बात कर रहा है, तो वही विपक्ष ने इस मामले में लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रखा है। उत्तराखंड के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने अंकिता भंडारी के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की वकालत की है और उन्होंने यह भी कहा है कि आर्थिक सहायता तुरंत दे देना चाहिए था, क्योंकि परिवार का सारा बोझ अंकिता के ऊपर ही था। और उन्होंने इस बात को लेकर भी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है कि इस मामले की मांग
होने के बावजूद अभी तक सीबीआई जांच नहीं कराई जा रही है। इसके अलावा जिस वीआईपी को लेकर चर्चाएं हैं उसका नाम भी उजागर नहीं हुआ है। बिल्कुल आर्थिक संकट से गुजर रहा है, तब वो घर का पालन पोषण अंकिता पर था, जो वेतन उसको मिलता था। आज उसके पिताजी इस स्थिति में आ गए कि न्याय के उसको मदद नहीं मिली, सरकार नहीं करी। जो मुख्य आरोप उस तक सरकार पहुंचना प्रयास नहीं करी, सीबीआई जांच नहीं हो रही। अब वो कह रहे आर्थिक मदद सरकार को तभी कर देनी चाहिए। अगर जरा सी भी इंसानियत की मानवता थी तो तत्काल राहत आर्थिक रूप से दे देनी चाहिए थी उस परिवार को, लेकिन नहीं किया। और जब उसके पिताजी मजबूर होकर बिगड़ना काम करे, सरकार को फिर भी शर्म नहीं आ रही। खबर बाजपुर से है, जहां उधम सिंह नगर में भूमि बचाओ आंदोलन तेज होता जा रहा है। आंदोलन के 6वें दिन महिलाओं ने अनोखा प्रदर्शन किया और 20 गांवों की मिट्टी को 20 कलश में भरकर आंदोलन स्थल पर पहुंचे और महिलाओं ने ये कलश कोई भागवत कथा या फिर किसी और पूजा के लिए नहीं उठाया, बल्कि भूमि बचाओ आंदोलन के लिए धाती कलश मिट्टी नाम देकर प्रदर्शन किया है और जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया है। भूमि बचाओ आंदोलन के संयोजक जगतार सिंह बाजवा ने बताया है कि आज आंदोलन का 6वां दिन है, जिसमें सभी वर्गों एवं राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों का समर्थन मिल रहा है। जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक धरना खत्म नहीं करेंगे। सारी खबरों बहुत है। जितनी संस्थाएं आज 13 संस्थाओं ने हमें ज्ञापन दिए हैं और रोज का रोज हमारा हजूम जो है बढ़ता जा रहा है। यहाँ जगह नहीं आज रही, बारिश हो रही थी, लोग बाहर खड़े थे बारिश में। तो ये आंदोलन जो है ये नए से नया रंग बदलेगा। इसका हम ये जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, चाहे हमारी जिंदगी यहाँ बैठे रहेंगे। भूमि बचाओ आंदोलन का जो सत्याग्रह चल रहा है उसका 6वां दिन है और यहाँ हमारे जुझारू साथी रजनीश सिंह सोनू जी के नेतृत्व में ये सत्याग्रह चल रहा है लगातार। और आज यहाँ पर हमारे गांव की जो महिलाएं हैं वो धाती कलश लेकर के आई और वो मिट्टी है उसमें सारे गांवों की, जो सारे गांवों की एकजुटता को प्रदर्शित करती है। और जब 1 जून 2020 को ये शुरू हुई थी मुहिम, खबर देहरादून से है, जहां बंटवारे का दंश झेलने वाले देशवासियों को श्रद्धांजलि देने के लिए विभाजन विभीषिका दिवस को व्यापक स्तर पर मनाएगी और बीजेपी सरकार जो कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 14 अगस्त को होने वाले इन कार्यक्रमों को प्रदेश में सफल बनाने के लिए 3 सदस्यीय प्रदेश समिति का गठन किया गया है। और प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देशों पर प्रदेश महामंत्री राजेंद्र विष्ट को इस समिति का संयोजक बनाया गया है। बता दें कि प्रत्येक जिले में 2 कार्यक्रम तय किए गए हैं, जिसमें एक मौन जुलूस और दूसरा ऑडिटोरियम फिल्म का प्रदर्शन होना बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और जब हमारे दुर्भाग्यपूर्ण हमारे देश का जब बंटवारा हुआ, उस बंटवारे के बाद बंटवारे की दंश जिन लोगों ने झेला, जो हजारों लाखों लोग उस बंटवारे के दौरान मारे गए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में इसको व्यापक रूप से मनाने जा रही है। खबर देहरादून से है, जहां बीते महीने आपको बता दें कि मोटा ढाक में मालन पुल के ढहने के बाद से ही भावर के औद्योगिक क्षेत्र समेत 35 गांवों के लिए भारी वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है और भारी वाहनों के साथ ही इस मार्ग पर स्कूटी, बाइक, कार,
स्कूल बसों, ट्रकों का संचालन भी होने लगा है। मालन नदी पर 300 मीटर पैच कर वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है और आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक ऋतु खंडूरी ने वैकल्पिक मार्ग को युद्ध स्तर पर बनाने के निर्देश दिए थे। साथ ही वे खुद मार्ग के बनने का हर दिन रिपोर्ट ले रही थी और वैकल्पिक मार्ग का स्थानीय निरीक्षण भी किया करती थी। और आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ने वैकल्पिक मार्ग को 21 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा था और जिस समय अवधि पर पूरा कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने वैकल्पिक पुल के संचालन होने पर बताया है कि कोटद्वार वासियों को जल्द से जल्द राहत देने के लिए वैकल्पिक मार्ग का निर्माण युद्ध स्तर पर कराया गया है। उन्होंने कोटद्वार वासियों से अपील की है कि भारी बारिश होने के पर इस पुल का इस्तेमाल न किया जाए, क्योंकि यह एक वैकल्पिक मार्ग है। वैकल्पिक मार्ग की सुरक्षा को देखते हुए 30 टन से अधिक भार वाले वाहनों को फिलहाल प्रतिबंधित किया गया है। मालन नदी पर पुल गिरने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था हम लोगों ने करवाई है और आपको बताना चाहूंगी कि ह्यूम पाइप का पुल अभी वहां पर बना है। एक वैकल्पिक ही मार्ग है और वैकल्पिक व्यवस्था हमने प्रयास किया है कि कोटद्वार को मिल जाए ताकि भाबर और कोटद्वार शहर के बीच में जो दिक्कतें आ रही थी, जुड़ाव खत्म हुआ था, वो फिर से जुड़ जाए। कल इस पर हम लोगों ने और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, अफसरान जो लोग हैं, उन्होंने कुंडा थाना क्षेत्र में टोल प्लाजा के पास अज्ञात चौपहिया वाहन की टक्कर से हरिद्वार से गंगा जल भरकर ला रहे 2 कांवड़ियों घायल हो गए हैं और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों गंभीर घायलों को अस्पताल पहुंचाया है, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया और पुलिस के तहरीर के आधार पर आपको बता दें कि वाहन की तलाशी की जा रही है। वाले लोग थे, सीधे काशीपुर के लिए आ रहे थे। आगे मंदिर पर रुकने की प्रोग्राम था। वहाँ पे 2 भोले हमारे थोड़ा पीछे रह गए थे। उनको आने वाली एक स्पीड से गाड़ी आ रही थी, उनको उड़ा दिया गया, तो पीछे से ठोक दिया गया उनको। पुलिस उसी टाइम पहुंची थी। पुलिस ने उनको गंभीर रूप से घायल थे तो पुलिस ने उनको भर्ती कराया था, लेकिन वहाँ से गायब हो गई थी। पुलिस को कोई आई नहीं थी अभी तक, बिल्कुल भी कुछ नहीं। कहाँ के रहने वाले? जी हम ग्राम मोहम्मद नगर, जिला रामपुर, तहसील सुवार, डाकखाना मुनावर। खबर कोटद्वार से है, जहां भारी बारिश के बाद कोटद्वार में आर्मी कैंप का मेन गेट भी ध्वस्त हो गया है। रविवार रात को हुई भारी बारिश के बाद कोटद्वार के कोडरिया स्थित भारतीय सेना का विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह कैंप का मेन गेट भी धाराशाही हो गया और पिछले हफ्ते की कोटद्वार शहर के लिए नासूर बन चुके पनियाली गदेरे ने आर्मी कैंप को जोड़ने वाले एकमात्र पुलिया को भी ध्वस्त कर दिया था, जिसके बाद आर्मी के जवानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उधर दूसरी ओर आर्मी कैंप में मेन गेट के ध्वस्त होने की सूचना आर्मी द्वारा अपने बड़े अधिकारियों को दे दी गई है। खबर कोटद्वार से है, जहां जिले के आसपास के क्षेत्र में आई फ्लू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है और कोटद्वार के राजकीय वेस्ट चिकित्सालय में पहुंचने वाले मरीजों में अधिकांश मरीज आई फ्लू की बीमारी से पीड़ित है और बीमारी की चपेट में आए मरीजों की आंखों में जलन, खुजली के साथ आंखें लाल हो रही है। राजकीय वेस्ट हॉस्पिटल के नेत्र चिकित्सक डॉक्टर दिनेश सिंह ने बताया है कि आजकल आंखों की बीमारी तेजी से फैल रही है। यह भी कहा है कि बीमारी हर साल बरसात के मौसम में तेजी से फैलती है। यह बीमारी संक्रामक के कारण होती है और जो हाथ मिलाने और गंदगी से भी फैलती है। ये बीमारी किसी भी तरीके से छुआछूत से फैल जाती है, चाहे आप भीड़ में कहीं भी गए हों, किसी से भी मिले हों, हाथ मिलाया हो, कहीं बाजार गए हों, वहाँ से
अगर ये किसी एक पेशेंट को हुआ रहेगा, वो अगर कोई चीज़ दीवार या कोई भी सामान छुआ होगा, उस पर अगर आपकी हाथ पड़ी और आपने आँख पे लगाया हाथ, तो उससे फैल जाती है। ये भ्रांति थोड़ी है कि हवा से हमारे आँख में देखने से फैल गई, मैं किसी के आँख में देखा और उससे हो गई, ऐसे नहीं होती। मंगलौर कस्बे में महामंडलेश्वर मैत्री यति के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए हरिद्वार सांसद और पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक मैत्री यति के आश्रम पहुंचे और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। हरिद्वार सांसद निशंक पोखरियाल के साथ बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत कई बीजेपी कार्यकर्ता आश्रम पहुंचे। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ केंद्र सरकार ने जो योजनाएं चला रही है, उन सभी योजनाओं के बारे में जनता को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। हरिद्वार जनपद में कई योजनाओं का लाभ भी हरिद्वार की जनता को मिल रहा है। विकास तेजी के साथ बढ़ रहा है और मोदी सरकार ने रुड़की रेलवे स्टेशन को डिजिटल बनाए जाने वाली योजना में रखकर हरिद्वार जनपद की जनता को बड़ी सौगात दी है और आने वाले दिनों में रुड़की का रेलवे स्टेशन हाईटेक श्रेणी में होगा। तो पूरे प्रदेश में सर्वाधिक लाभ मिला है हरिद्वार को। यदि मैं मंगलौर की ही बात करूं, जहां पर हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, बैठे हुए हैं, मंगलौर में सबसे ज़्यादा जनधन के खाते खुले, मंगलौर में सबसे ज़्यादा गैस कनेक्शन मिले, मंगलौर में सबसे ज़्यादा फ्री विद्युत कनेक्शन मिले, मंगलौर में प्रधानमंत्री आवास मिले। मंगलौर क्षेत्र में आप देखेंगे तो गरीब कल्याण के सर्वाधिक योजना मिले। मंगलौर में किसान सम्मान निधि सर्वाधिक मिली है, किसानों का सम्मान हुआ है। खबर रामनगर से है, जहां एक बार फिर से बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। जिला नैनीताल के रामनगर में धनगढ़ी पुल के पास यात्रियों से भरी बस बरसाती नाले में गिर गई। बस में कुल 35 लोग सवार थे और जिनको जेसीबी की मदद से बचाया गया है। दरअसल एक बस के बरसाती नाले को पार कर रही थी और नाले में पानी ज्यादा होने से बस नाले में गिर गई है और गनीमत यह रही है कि कोई बड़ा हादसा होने से टल गया है। अचानक से इस बस का पानी में बह जाना एक बड़ा हादसा हो सकता था। मौके पर जेसीबी मशीन मौजूद थी और जिसकी मदद से इन तमाम यात्रियों को फौरन ही बस से बाहर निकाल लिया गया। धनगढ़ी क्षेत्र में इस बरसाती नाले में पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं। वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसलिए सभी जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने और दुर्घटना संभावित जख्मों पर पुलिस प्रशासन और अन्य विभागों के कर्मचारी को तैनात करने के लिए निर्देशित किया गया है। देखिए, धनगढ़ी नाला तो खैर डेंजरस है। इसके अलावा और भी नाले नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, यूएस नगर में भी, पहाड़ों में भी कुछ नाले ऐसे हैं जो डेंजरस हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट्स को ये निर्देश दिए गए हैं, पूर्व में भी प्रसारित किए गए हैं कि ऐसे नालों को बरसात के दौरान, क्योंकि हमें पता ही रहता है अलर्ट कब है और जब तेज़ बारिश होती तो पता चल ही जाता है, तो उतनी समय अवधि के लिए यहाँ पे कोई ना कोई व्यक्ति तैनात रहे। वो होमगार्ड भी हो सकते हैं, कांस्टेबल भी हो सकते हैं, अन्य कोई व्यवस्था भी की जा सकती है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।